हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई के सारे ही प्रीवियस ईयर के मतलब कि पिछले 10 साल के नीट के जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे ही कवर करेंगे। अगर बच्चों आपको कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रखी है। वो लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए तो मैं आपके सारे ही डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, let us consider the two solenoids A and B made from the same magnetic material of relative permeability mu r and equal area of cross section। यहाँ पे हमें जो दिया है सोलेनॉइड, उनमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है सेम। तो दोनों के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर बोथ सोलेनॉइड्स आर सेम। सेम मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, दोनों की रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो सेम है। लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस दी दैट ऑफ बी, जो ए की लेंथ है वो बी के कंपेयर में जो है वो ट्वाइस है। एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन ए इज हाफ दैट ऑफ बी, वो बी से आधा है। द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनॉइड, हमें इन सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का बच्चों रेशियो कितना होगा वो रेशियो बताना है। तो हमारे पास सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। म्यू नॉट जो है वो हमारी, अगर हमने वैक्यूम में या फिर एयर में रखा है तो उसकी परमिएबिलिटी है, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए जो है वो एरिया एंड एल इज लेंथ। अब यहाँ पे हमें एरिया सेम दिया है, म्यू आर सेम दिया है, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो सेम है। तो अब लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स, ये दोनों चीजें तो सेम है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इनटू एल। तो अगर मैं इसको एल ए डिवाइड बाई एल बी कर दूं, ये हो जाएगा एन ए स्क्वायर इंटू एल ए अपॉन एन बी स्क्वायर इंटू एल बी। अब देखो यहां से एन ए डिवाइड बाई एन बी होता है 1/2, एन ए डिवाइड बाई एन बी होगा 1/2, उसका स्क्वायर तो ये हो गया 1/4। एल ए डिवाइड बाई एल बी हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2:1। तो ये दोनों के सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो मिल गया 2:1। आगे देखता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज, अगर किसी क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो उसमें नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो ये बच्चों हमें याद करना है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फॉर एनी क्लोज्ड लूप मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। तो आंसर है हमारा जीरो। आगे देखो, the magnetic energy stored in an inductor of inductance 4 microhenry। अब देखो यहाँ पे इंडक्टेंस हमें दिया है, inductance of a inductor is 4 microhenry carrying a current of 2 ampere। करंट पास हो रहा है वो है 2 एम्पियर। तो हमें निकालना है, we have to find the magnetic energy stored। अब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड इज 1/2 Li square, 1/2 as it is। L जो है वो है इंडक्टेंस विच इज 4 माइक्रो हेनरी एंड I इज करंट विच इज 2 एम्पियर का स्क्वायर। यहां से 2 एंड 2, ये हो गया 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 विच इज 8 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो गया 8 माइक्रो जूल। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर इज बच्चों 8 माइक्रो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो। Next question is the EMF generated by an AC generator having 100 turns. Number of turns in a coil is 100. A loop area 1 meter square. The coil rotates at a speed of 1 revolution per second। हमें यहाँ पे 1 revolution per second है, इसका मतलब है ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इज 1 revolution per second। इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मतलब ये 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करे, तो ये बेसिकली ओमेगा है, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड।
इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड दी है which is 0.05 Tesla perpendicular to the axis of the rotation. The maximum value of EMF, बच्चों EMF की maximum value होती है NBA ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू EMF की होती है NBA ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.05, E is area is 1 मीटर स्क्वायर, और ओमेगा हमें दिया है, ओमेगा दिया है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन करे वो है 1। तो ये हो गया हमारा 100 इंटू 0.05 बेसिकली। अच्छा, इसको हमें अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब है 2 पाई रेडियन, तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड, तो ये हमारा इंटू 2 पाई करना पड़ेगा। तो इसे मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 100 इंटू 0.05 ये 5 हो गया, इंटू 2 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा 10 इंटू पाई इज 3.14, तो ये 31.4 वोल्ट। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए 31.4, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। A magnetic flux linked to a circular coil of radius r is this. तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। हमें यहाँ पे फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कैसे करेंगे, फंक्शन है हमारे पास, फ्लक्स का फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी अपॉन डी टी, ये हो गया 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2, ये 5 का हो गया 0। अब हमसे पूछा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड, इसमें पुट कर दो वैल्यू, t इक्वल टू 5, तो यहां से हो जाएगा 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 प्लस 2, 5 स्क्वायर हो गया 25, 25 इंटू 6 इज 150 प्लस 40 प्लस 2 विच इज 192 वोल्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 192। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, एक्चुअल में ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, पर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने नेगेटिव को इग्नोर करा है, तो आंसर इज 192 वोल्ट। आगे बढ़ता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। हमें यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि एक स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप की साइड जो है वो है 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्क्वायर लूप इज 1 ओम एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जिस इस स्क्वायर रूट को हमने रखा है वो है 0.5 टेस्ला। हमसे क्या पूछा है कि इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको रखा है। इसका मतलब है कि अगर ये प्लेन इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए इसके परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड और ये स्क्वायर लूप के एरिया के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, एरिया वेक्टर इसका होगा इनसाइड, तो ये एंगल हो गया 0 डिग्री, मतलब बी एंड ए के बीच में एंगल 0। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा,
मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5, एरिया कितना है, एरिया इज स्क्वायर की लेंथ 1 है तो एरिया हो जाएगा 1 स्क्वायर, एंड बी और ए के बीच में एंगल है 0, तो ये हो जाना चाहिए 0.5 वेबर। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 0.5 वेबर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, फिर से वही है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत चेंज करा है। बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन। अब सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी चीज दी उसको ध्यान से पढ़ लो कि कौन सी चीज हमें अवेलेबल है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हमें दिया है कि एक बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टन्स आर 1000, एवरेज रेडियस इज 10 मीटर, rotating about a horizontal diameter with a speed 2 radian per second. If the vertical component of Earth's magnetic field is 2 into 10 power minus 5 Tesla, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतना है, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट, हमने इसके पहले मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ देखा था। अब सर क्या करेंगे, अगर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसको किससे डिवाइड करना है, रेजिस्टेंस से। उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा सर करंट। अब मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला था एन बी ए ओमेगा। मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट होता है मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब सर हमें ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ टन्स, तो n इज इक्वल टू 1000, ये है हमारे पास। रेडियस इज 10 मीटर, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस 10 का स्क्वायर विच इज 100। इट इज मूविंग along the diameter with a speed of omega दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, और दिया है मैग्नेटिक फील्ड विच इज 2 into 10 पावर minus 5 टेस्ला, एंड रेजिस्टेंस इज 12.56 ओम। अब क्या करना है, अब ये सारी चीजें यहाँ पे रेडी है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजों की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, इसी फॉर्मूला में पुट करनी है, तो आंसर मिल जाएगा। मैक्सिमम ईएमएफ इज एन बी ए ओमेगा, n is 1000 which is 10 power 3, magnetic field is 2 into 10 power minus 5, area is basically pi r square, तो ये 100 into pi, और ओमेगा इज बेसिकली 2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हमारे पास है 12.56। अब इसको आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे सर ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन लग रही है, लंबी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो कैसे, मैं ये पूरा सॉल्व करके देता हूँ। ये 4 हो गए, पहले तो पावर का कर लेते हैं। 10 पावर 3 100 मतलब 10 पावर 2, 10 पावर 5 10 पावर माइनस 5, तो ये तो 10 पावर 0, तो ये पावर की कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब क्या बचा, 2 into 2 4 into पाई डिवाइड बाई 12.56। पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14। अब अगर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 14 4 जा 56, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करने पर कहीं ना कहीं 12.56 ही आने वाला है। तो ये डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा 1। तो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग विल बी 1 एम्पियर। अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन का मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लंबा है, तो 90% केस में उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी ही वैल्यूज ली होगी जिसकी वजह से आपका काम आसान हो जाए। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं इसमें किस तरीके से हमारा आंसर इजीली आ सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Two conducting circular loops of radius r1 and r2 are placed in a same plane with their centers coinciding. हमारे पास दो सर्कुलर लूप्स है ऑफ रेडियस r1 एंड r2। फर्स्ट सर्कल जो है उसकी रेडियस है r1, सेकंड की r2। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम विल बी। बच्चों हमें इनमें इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है वो निकालना है।
अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंड कॉइल इज इक्वल टू m इंटू I1। इसका मतलब यह है कि सेकेंड कॉइल में जो भी फ्लक्स लिंक हुआ है इक्वल टू m इंटू I1 का मतलब है करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल। अब कैसे करेंगे देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है phi2 डिवाइड बाई I1। तो अब मुझे ये करना पड़ेगा, किसी एक कॉइल में से करंट पास करवाएंगे, वो करंट की वजह से सेकंड कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो दोनों चीजें हम निकाल लेंगे, वहीं से हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाए। यहाँ पे ये चीज हमारे लिए बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, R1 इज मच मच ग्रेटर देन R2। तो यहाँ पे हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि R1 और ये है R2, R1 इज मच मच ग्रेटर देन R2। इसका मतलब है कि ये जो, अगर मैंने ये फर्स्ट कॉइल में से करंट मान लिया R1, तो ये जो दूसरी कॉइल है वो बच्चों बहुत ही छोटे रेडियस वाली है। तो ये जो बड़ी रेडियस वाली कॉइल है उसके ऑलमोस्ट सेंटर पर मैं ये छोटी कॉइल जो है उसे मान सकता हूं। तो अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r1। रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r1। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा वो हमें निकालना है। अगर मैंने I1 करंट इस तरीके से माना है तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगी वो होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर आती हुई डायरेक्शन, विच इज जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ वो निकालना। तो फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, फ्लक्स इज बेसिकली बी ए कॉस थीटा। इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स कितना लिंक हुआ है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r1। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r1 इंटू एरिया ऑफ दिस स्मॉल रिंग। ये स्मॉल रिंग का एरिया बच्चों हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई r2 स्क्वायर। अब एंगल की बात करनी है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस रिंग का एरिया वेक्टर भी है आउटवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो ये हो गया cos 0। अब क्या हो गया, अब बस यही है, फाई इक्वल टू, अब कंपेयर कर दो, इसको हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर बाई 2r1। म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2r1। म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2r1 इंटू आई। हमसे तो ये पूछा है कि ये जो मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में चेंज होगा। तो यहाँ पे ये है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स डिवाइड बाय करंट करने पर मिलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, विच इज म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2r1। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है बच्चों, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर डिवाइड बाय r1। r2 स्क्वायर डिवाइड बाय r1, आंसर इज ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। बच्चों इनमें से कौन से डिवाइस में एडी करंट इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलती वो हमें बताना है। इलेक्ट्रिक हीटर, इंडक्शन फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इंडक्शन फर्नेस में भी बच्चों कहीं ना कहीं एडी करंट। अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों, इसके लिए आपको जो टेक्स्ट बुक है उसको यूज करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है कि कहाँ कहाँ पर एडी करंट इफेक्ट जो है वो यूज होती है। इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबी बात हो गई, हमें इसके बस एग्जाम्पल जो है वो याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पर एडी करंट्स का यूज होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में भी होता है, हीटर में कहीं पे भी एडी करंट का यूज नहीं होता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, अच्छा हमें दिया है एक कॉइल है बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 800, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.05, मैग्नेटिक फील्ड इज 5 into 10 power -5, व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। इसका मतलब है कि कॉइल मान लो इस तरीके से है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अब ये अगर कॉइल रोटेट हो रही है बाई 90 डिग्री, तो कॉइल ऐसे रोटेट हो गई, तो ये एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री से रोटेट करे। तो यहां से यहाँ एरिया वेक्टर 90 डिग्री रोटेट करेगा, वो हमें ध्यान में रखना है। तो हमें निकालना है कि 90 degree any of the coplanar axis in time is 0.1 second, induced EMF in the coil। हमारा जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है। अब ये 90 डिग्री कहां से कहां रोटेट हो रहा है, इनिशियली हमें दिया है कि दिस कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कॉइल इस तरीके से है, जो मैग्नेटिक फील्ड के पर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कॉइल उसके परपेंडिकुलर। इनिशियली क्या होगा, ये कॉइल का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। तो इनिशियली अगर मैं फ्लक्स लिखूं, तो इनिशियली बच्चों फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा जो है वो बी एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इनिशियली एंगल 0 है, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस 0। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, पर ये कॉइल 90 डिग्री रोटेट कर गई, तो एरिया वेक्टर इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो दोनों के बीच का एंगल अब कितना हो गया, अब एंगल हो जाएगा सर 90 डिग्री। तो फाइनल फ्लक्स अगर लिखेंगे तो ये होगा cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये फ्लक्स हो गया 0, यहाँ पे हो गया फ्लक्स b इंटू ए। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। अब डेल्टा फाई का मतलब है फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी। फाई टू जो है वो है 0, फाई वन इज बी इंटू ए डिवाइड बाई टाइम। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और इसमें कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स 800 है, तो फ्लक्स के लिए भी नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज, ये माइनस को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, तो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो है बच्चों 5 into 10 power -5, एरिया इज 0.05 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज 800 डिवाइड बाय टाइम हमें निकालना है। टाइम इज बेसिकली 0.1। अब यहां से आपको कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से करेंगे, यहां से दिख रहा है 5 into 5, अगर ये 0.05 को मैं लिख दूं 5 into 10 power -2, तो ये 5 into 5 25, 25 8 विच इज 200। तो वहीं से आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस दिए, पावर को एडजस्ट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। पर वही है, जो क्वेश्चन में चीजें दी है वो ढंग से पढ़नी पड़ेगी। कॉइल इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो इनिशियल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। अगर कॉइल हम 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो एरिया वेक्टर भी 90 डिग्री रोटेट होगा, तो एंगल जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री होने पर फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल बी 0। तो हमें बस वही है, फ्लक्स का चेंज डिवाइड बाय टाइम करने पर मिल जाएगा ईएमएफ। चलो आगे बढ़ते। A cycle wheel of radius 0.5 meter. Radius of a wheel is 0.5 and it is rotated with constant angular velocity of omega
which is 10 radian per second in a region of magnetic field दिया 0.1 टेस्ला which is perpendicular to the plane of will. ये will है, ये will का plane हो गया, इस plane के perpendicular direction में magnetic field है. फिर से वही है, ये will के area vector और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना हो जाएगा, एंगल फिर से कितना हो गया 0 डिग्री. तो ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0. निकालना है ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन हमें निकालना है बच्चों ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन सेंटर एंड रिम. इस केस में हमें फॉर्मूलाज जो है वो एनसीईआरटी में बच्चों एज अ इलस्ट्रेशन फॉर्मूला डिराइव करी है. ईएमएफ जनरेटेड हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला जब भी ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन सेंटर एंड रिम की बात कर रहे हैं तब ये फॉर्मूला यूज होगा. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 0.1 टेस्ला, ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकेंड एंड रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.5 का स्क्वायर. अब यहां से कैलकुलेशन कर लो. 0.1 into 10 is basically 1. 0.5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2. यह 12.5 डिवाइड बाई 100 विच इज 0.125 वोल्ट. 0.125 वोल्ट ऑप्शन बी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है. अरे सर ये तो कुछ देखा देखा सा क्वेश्चन है, आसान लग रहा है. तो सही में ये आसान क्वेश्चन है, फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. आप तो क्या करो, इस चैप्टर में मैंने अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए उसके सारे फॉर्मूला एक बुक में कहीं पे लिख लो. आगे भी जो कर रहे हैं उसके भी सारे फॉर्मूलाज लिख लो. तो वो सारे ही फॉर्मूलाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फॉर एग्जामिनेशन. एग्जाम के अगले दिन मतलब अगले 2-3 दिन में रिवाइज करने के लिए या फिर अगला एक हफ्ता ले लो. जो फॉर्मूलाज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड आता है. तो बस हमें फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए तो हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते. चलो आगे देखते हैं. Magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule. Energy stored in inductor is 25 millijoule. Current in inductor is 60 milliampere. Inductance कितना होगा. अब हम एनर्जी को लिख सकते हैं 1/2 L स्क्वायर. एनर्जी कितनी है बच्चों 25 मिलीजूल इज 25 into 10⁻³ is equal to 1. इंडक्टर हमें निकालना है. करंट कितना है 60 मिली एम्पियर. 60 into 10⁻³ का स्क्वायर. अब यहां से देखो ये 2 से 2 कैंसिल. 60 का स्क्वायर इज बेसिकली 3600 into 10⁻⁻6. 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल. ये 1 मिनट. यह है 1/2. दिस इज बेसिकली अवर इंडक्टर. इंडक्टर हमें निकालना है. 25 into 2 is 50 into 10⁻³ into L. 60 ये 0 और -3 -2 का स्क्वायर -4 यहाँ पे है 36. तो यहाँ से करोगे तो 50 डिवाइड बाई 36 -3 -3 कैंसिल. 10⁻⁻1 नीचे से ऊपर 10⁻+1. ये करने पर आंसर मुझे लग रहा है कि ये करोगे तो 1 पॉइंट इंटू 10 तो ये 13 पॉइंट शायद ये आंसर होगा. 13.8 नहीं, ये आपको अप्रोक्सीमेटली बच्चों निकालना पड़ेगा. एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे
तो भी आंसर तो आ जाएगा, पर अगर टाइम को सेव करना है, अब मुझे ये पता है कि 50 डिवाइड बाई 36 आंसर कुछ 1 पॉइंट कुछ आएगा, अब उसमें मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर 2 डेसिमल पॉइंट के बाद आना चाहिए, मतलब 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो वो यही लग रहा है, तो आंसर ये कुछ 13.89। आप आपकी तसल्ली के लिए एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो अभी प्रैक्टिस के लिए, पर एग्जाम में ऐसी ऐसी कुछ अगर चीजें आप डायरेक्ट कर पाओगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, जिससे और क्वेश्चन में आप टाइम दे पाओ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is a long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 power 4 tons per meter. हमें दिया है diameter of solenoid is 0.1 meter and it has 2 into 10 power 4 tons per meter. At the center of solenoid a coil of 100 tons, मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सोलेनॉइड है हमारे पास, सोलेनॉइड का डायमीटर दिया है, नंबर ऑफ टन्स दिया है, इस तरीके से कोई सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का डायमीटर इज 0.1 मीटर, नंबर ऑफ टन्स इज 2 into 10 power 4 टन्स पर मीटर। एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ 100 टन्स, एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टन्स है 100, वो कॉइल को हमने placed with its axis coinciding with the axis of solenoid, solenoid की एक्सिस बच्चों कुछ इस तरीके से होगी, तो यहाँ पे मैंने जो रिंग रखी है उसकी एक्सिस भी सोलेनॉइड की एक्सिस के साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, तो इस तरीके से रखा है। जो ये अंदर कॉइल है उसके नंबर ऑफ टन्स हमें दिया है, दीज आर 100 टन्स, और इसकी रेडियस है। The current in the solenoid reduces at a constant rate from 0 ampere to 4 ampere in 0.05 सेकेंड। रेजिस्टेंस दिया है तो हमें निकालना है टोटल चार्ज। अच्छा सर अब क्या करें, ये तो बहुत ही लंबी लंबी इंफॉर्मेशन है, लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको कैसे अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें? तो देखो यहाँ पे पहले तो ऐसा हो तो इसको पॉज करके खुद ट्राई करो कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर यहाँ पे सोल्यूशन आप देख लेना। मैं अब यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, अब ये चार्ज का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज डेल्टा फाई डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। फ्लक्स में चेंज कितना है डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करने पर हमें मिल जाएगा चार्ज। अब फ्लक्स में चेंज इज बेसिकली फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। फाइनल फ्लक्स कितना है, इनिशियल फ्लक्स कितना है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करने पर हमें मिल जाएगा। अब ये फ्लक्स कैसे लेकर आएंगे, हमें दिया है कि द करंट इन सोलेनॉइड इज रिड्यूसेस टू 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर। तो ये जो सोलेनॉइड है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इनिशियली 0 एम्पियर मतलब 4 एम्पियर फ्लो हो रहा था, फिर वहां से रिड्यूस होके कितना हो गया 0। अब ये जो करंट सोलेनॉइड में फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इस तरीके से होगी। सोलेनॉइड में करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से। अब जो हमारी ये रिंग है जिसकी एक्सिस सोलेनॉइड की एक्सिस के साथ मैच हो रही है, तो ये रिंग मैंने कुछ इस तरीके से रखी है, तो रिंग का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन, तो ये बी एंड ए मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें ये तो पता है कि बी एंड ए के बीच का एंगल 0 है, तो पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं। फ्लक्स इज बी ए कॉस 0। इनिशियल एंगल 0 है, फाइनल एंगल भी 0 ही रहने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख सकते हैं बच्चों, सोलेनॉइड के इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया कॉस 0 जो है वो है 1। ये इनिशियल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं फाई 1, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा I1, इनिशियल करंट है 4 एम्पियर। फाइनल फ्लक्स की बात करें तो ये म्यू नॉट एन I2 इंटू ए कॉस 0। I2 करंट बच्चों कितना हो गया 0, क्योंकि करंट
डिक्रीज कर रहा है 4 to 0, तो ये फाइनल फ्लक्स है आपका 0। अब φ1 और φ2 मिल चुका है, रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस इज बेसिकली कितना दिया है, 10 पाई स्क्वायर ओम। अब कुछ नहीं करना, φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। φ2 0 है, φ1 इज म्यू नॉट एन आई वन ए, म्यू नॉट एन आई वन इंटू ए डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो ये माइनस को हम इग्नोर ही करेंगे, माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो अभी म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स इज 2 इंटू 10 पावर 4, करंट फ्लोइंग इज 4 एम्पियर, एरिया तो यहाँ से डायमीटर दिया है बच्चों, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो वहां से एरिया मिल जाएगा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस विच इज 10 पाई स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, बस इसी को हम यूज करके चार्ज जो है वो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A long solenoid has 1000 tons. Number of tons in a solenoid कितने दिया है, 1000 tons. When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with the solenoid is 4 into 10 power minus 3 Weber. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। बच्चों हमें सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस, अच्छा सर हमें हमारे पास सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला तो है, सही बात है, क्या है फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। म्यू नॉट जो है वो हमारी परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, अगर कुछ नहीं दिया तो हम एयर मान के चलते हैं। स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ए जो है वो एरिया एंड एल इज द लेंथ। अब यहाँ पे एरिया तो कहीं पे दिया हुआ दिख नहीं रहा, लेंथ भी तो सर नहीं दिया है, करंट दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए, तो यहां से तो हम कैसे करें सर, तो ये तो दिख नहीं रहा। जो हमारे पास सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने से तो काम होता हुआ दिख तो नहीं रहा। तब और कौन सा रास्ता है, फ्लक्स होता है बच्चों एल इंटू आई, एल हो जाएगा आपका फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड डिवाइड बाय करंट। फ्लक्स कितना दिया है, फ्लक्स इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 3। ये एक टन के साथ हमारे पास नंबर ऑफ टन 1000 है, तो 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड बाय करंट फ्लोइंग इज 4, 4 से 4 माइनस 3 प्लस 3 1 हेनरी, इंडक्टेंस जो हो जाएगा वो होगा 1 हेनरी, तो ये आंसर है 1 हेनरी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेल्फ इंडक्टेंस के मल्टीपल फॉर्मूलास एग्जिस्ट करता है, तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करें वो डिपेंड करेगा बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में जिस तरीके की चीजें उन्होंने अप्लाई करी है उसी को हमें यूज करना है। अगर उन्होंने इस फॉर्मूला की वैल्यूज दी हुई होती तो इसको यूज करते, इसकी अगर दी हुई है तो ये यूज करेंगे। तो मल्टीपल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए और क्विकली ये सारी चीजें अपने दिमाग में चलनी चाहिए। इसका एक ही तरीका है, बार बार आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करने से ही सबसे ज्यादा फायदा होगा। नई चीज पढ़ने से अच्छा है आपने जो पढ़ा हुआ है उसी का अच्छे से रिवीजन कर। चलो आगे बढ़ते। Next question. A uniform magnetic field is restricted within a region of radius small r. यहाँ पे हमें डायग्राम दिया है बच्चों, magnetic field is restricted within a region of radius small r. The magnetic field changes with time at a rate dB by dt. Loop 1 of radius capital R greater than small r encloses the region R and loop 2 of radius capital R is outside the region of magnetic field. EMF generated. पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली दिया है कि वी हैव अ टू लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर रेडियस इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो यहाँ पे जो ये आउटर लूप है, आउटर लूप की रेडियस है कैपिटल आर, इनर लूप की रेडियस है स्मॉल आर। अब हमें करना क्या है, ईएमएफ जनरेटेड। अब ईएमएफ के लिए बच्चों इस एरिया में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है
इन रीजन ऑफ स्मॉलर रेडियस, स्मॉलर रेडियस वाले में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या करेंगे, देखो EMF is change in flux divided by d phi upon dt। फ्लक्स मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, फ्लक्स को हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। देखो यहाँ पे एरिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी एरिया में है, स्मॉल आर रेडियस वाले एरिया में है कि कैपिटल आर। तो यहाँ पे तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल आर में दिख रही है, तो स्मॉल आर का एरिया लिखेंगे, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है सर, थीटा जो है वो बी और ए के बीच का एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, एरिया भी हम ले सकते हैं इनवर्ट डायरेक्शन में, तो कॉस 0 1। अब यहाँ पे बचा dB अपॉन dt। तो EMF जनरेटेड इज पाई आर स्क्वायर dB अपॉन dt इन लूप 1। लूप 2 की बात करें तो यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड दिख ही नहीं रहा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिख रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज जो है वो भी जीरो है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज जीरो है तो EMF जनरेटेड भी क्या हो गया, जीरो। तो फर्स्ट लूप में पाई आर स्क्वायर dB बाई dt, सेकेंड लूप में आंसर जीरो। dB बाई dt पाई आर स्क्वायर इन लूप 1 एंड जीरो इन लूप 2। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट बच्चों, ये थोड़ा कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है देखो, a conducting square frame of side A and a long straight wire carrying a current I are located in the same plane as shown in figure। यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है और ये करंट कैरिंग वायर। द फ्रेम मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। The EMF induced in the frame is directly proportional to। तो इस फ्रेम में कितना EMF इंड्यूस्ड होगा वो निकालना है। अब बच्चों EMF के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है, अगर अगर मैं किसी भी कंडक्टिंग वायर को या किसी भी कंडक्टिंग क्लोज फिगर को मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूं, तो इसकी वेलोसिटी इज इन x डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन नेगेटिव z डायरेक्शन, और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो इस वायर की लेंथ जो है वो इस तरीके से है, मतलब कि y डायरेक्शन। जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तब EMF इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर, ये EMF होता है BVL। अगर इन तीनों क्वांटिटी में से वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, इन तीनों में से कोई सी भी दो क्वांटिटी अगर म्यूचुअली पैरेलल है तो फिर EMF इंड्यूस जीरो हो जाता है। जैसा कि इस केस में, इस केस में लेंथ इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, तो एंगल ये दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा जीरो इन दिस केस, और इसमें भी जीरो। अब बचे सिर्फ ये दोनों वायर, फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर, तो ये दोनों ही वायर में जो भी EMF इंड्यूस्ड होगा उसका रिजल्टेंट जो है वो हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन में दिया है बच्चों, दिस इज डिस्टेंस x, ये पूरा डिस्टेंस मतलब ये पूरा a है, ये x है। अब ये जो दिया है वो हमें मिड पॉइंट मान के चलना है, दिख भी रहा है वैसे मिड पॉइंट के जितना, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका a/2, ये भी कितना है a/2। इस हिसाब से इसकी अगर बात करें तो ये कितना हो गया, ये पूरा x, ये a/2, तो ये हो जाएगा x माइनस a/2। इसकी अगर बात करें, यह x, यह प्लस a/2, तो ये हो जाएगा x प्लस a/2। अब इसकी जरूरत क्या है, ये इनफाइनाइट, ये है वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, ये हो गया x माइनस a/2। ये हो गया वायर 1 की मैग्नेटिक फील्ड B1, यहाँ पे B1। इस वायर की मैं बात करूं तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड होगी
B2 which is mu naught I upon 2 pi, ये डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस a बाई टू, ये हो जाएगा x प्लस a बाई टू। तो ये B1 और B2 दोनों ही मिल गए, हमें तो निकालना है EMF। फर्स्ट में EMF होगा B1V इंटू एल। B1, ये दोनों ही बच्चों B1 एंड B2 दोनों की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड ही होगी। करंट की डायरेक्शन में अगर मैं थंब रखूं, फिंगर्स जो है वो पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम इनसाइड गई तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड डायरेक्शन में। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x माइनस a बाई टू, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x प्लस a बाई टू। तो यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x minus a by 2, velocity as it is, length b l, और E2 को लिखेंगे म्यू नॉट आई वी एल अपॉन 2 पाई x प्लस a बाई टू। अब ये EMF की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर EMF की पॉजिटिव पोलैरिटी कहां पे है, नेगेटिव पोलैरिटी कहां पे है, उसकी बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड डायरेक्शन में, इसमें मैंने करंट मान लेता है, इस लूप में करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब EMF होता है V क्रॉस B डॉट L। वेलोसिटी इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरीके से है। तो V क्रॉस B करेंगे तो ऊपर जो थंब गया, इसका मतलब है इसमें जो EMF इंड्यूस्ड हुआ उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां से जो ये आपका E1 इंड्यूस हुआ उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, इस इन दोनों वायर में किसी भी प्रकार का EMF नहीं। इस वायर की बात करें, अब यहां से आप करो V क्रॉस B, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो फिर से करो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B करने पर फिर से पॉजिटिव पोलैरिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसमें भी पॉजिटिव पोलैरिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब नेट ईएमएफ कितना होगा, दोनों ही पॉजिटिव पोलैरिटी ऊपर है, तो ये दोनों जो है वो, यहां से अगर हम नेट ईएमएफ लिखने की कोशिश करें तो ये E1 माइनस E2 लिखना पड़ेगा। E1 is basically mu naught IVL अपॉन 2 पाई x माइनस a बाई टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वी एल अपॉन 2 पाई x प्लस a बाई टू। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें बताना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड करेगा। अब इसके लिए बच्चों देखो, म्यू नॉट वी आई इंटू एल, ये कॉमन ले लिया मैंने, म्यू नॉट वी एल इंटू आई और 2 पाई भी, तो ये हो गया x माइनस a बाई टू, एक्स प्लस a बाई टू। ये एलसीएम ले लेता है, तो एलसीएम लेने पर x प्लस a बाई टू माइनस x माइनस a बाई टू अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी, a प्लस बी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से x एंड x कट हो गए, a बाई टू प्लस a बाई टू, तो ये हो गया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, या फिर x माइनस ए बाई टू, एक्स प्लस ए बाई टू भी रख सकते हैं, वही करा है उन्होंने, एलसीएम यहीं पे ले लिया। यहीं पे देखो 2x माइनस है, 2x प्लस है, बस वही करा है। तो आंसर यहाँ से 2x माइनस है, 2x प्लस ए पे डिपेंड करेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बस आपको यहाँ से जो सिंप्लीफाई करा है उसमें ध्यान रखना है, मैंने ये a माइनस बी, ए प्लस बी करा, इन्होंने एलसीएम लेकर काम करा है, तो आप जैसे भी करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम करके लेने पर हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो उसी हिसाब से आंसर इज 2x माइनस ए, 2x प्लस। चलो बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग PQR
यहाँ पे हमारी सेमी सर्कुलर रिंग इज पी क्यू आर of a radius small r falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B as shown in figure. The potential difference developed across the ring when its speed is v. अब यहां से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ स्पीड v, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड डायरेक्शन में। अब इसके लिए हमें निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बच्चों v क्रॉस b डॉट l। वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो v क्रॉस b करने पर जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन, ये है v क्रॉस b की डायरेक्शन एंड लेंथ इज बेसिकली दिस। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, ये l जो है वो वेक्टर है, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली 2r, ये डायमीटर हो गया और डायरेक्शन भी इसी तरीके से। तो ये l एंड v क्रॉस p के बीच में एंगल हो गया 0, तो थीटा हमारा 0 हो गया, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं v लेंथ इज 2r और जो हमारी ईएमएफ होगी उसका पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स r, v क्रॉस b मतलब टुवर्ड्स r, तो ये 2bvr, 2bvr एंड r इज एट हायर पोटेंशियल, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बच्चों सारे पिछले 10 साल के सारे ही पीवाईक्यूज कवर कर लिए। ये अगर आपने अच्छे से कर लिए तो बच्चों नीट में आपका बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स रिपीट होता है। इसमें कोई नई फॉर्मूला या फिर नया कोई चीज आप में आपके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो इसी चीज को अच्छे से आप रिवाइज करके जाना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। ऑल द बेस्ट।